Hello friends, this is Puspanjali Singh. I am here to clarify the concept of body fluid and circulation. मेरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर आज मैं आप क्लियर कर दूं ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। All living beings required special type of body fluid for the transport of oxygen, mineral and other essential substances. सारे लिविंग बींग्स के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड की ज़रूरत होती है जो कि उनके मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस को उनके रिक्वायर्ड सेल्स के पास ले जाता है और सेल से वेस्ट मटेरियल को वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास ले आता है जिससे कि वो वेस्ट बॉडी के बाहर निकल जाए। ठीक, तो इसमें बॉडी फ्लूइड में 2 टाइप के फ्लूइड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। पहला ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड ऑफ मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। ब्लड ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाता है एंड लिम्फ का भी यही काम है। ब्लड, अब चलिए ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एक कनेक्टिव टिश्यू है। किससे किससे क्या क्या है? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का होता है, रेड कलर का नहीं, स्ट्रॉ कलर का। आपके कभी चोट लगती है तो सबसे पहले जो कहते हैं कि पानी निकल रहा है वो प्लाज्मा ही है। घाव ज़्यादा गहरा घाव नहीं लग करके अगर ऊपरी चोट लगी हुई है तो ब्लड की बजाय कोई एक लिक्विड, पानी फेड कलर का लिक्विड निकलता है, वो प्लाज्मा कहलाता है। अब ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा है और प्लाज्मा किन किन चीज़ों से मिलके बना है? 90 to 92% ऑफ वाटर एंड 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन कौन कौन सी हैं? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। फाइब्रिनोजेन का मेनली काम होता है क्लॉटिंग के लिए। जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो शरीर से जो ब्लड निकलने लगता है उसकी क्लोटिंग के लिए वहाँ पर उसके अंदर एक इनएक्टिव फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक्टिव हो जाता है और क्लोटिंग हो जाती है ताकि ब्लड एक्सेस रूप में ना बहे, एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग ना हो। और ग्लोबुलिन का क्या काम है? डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है एंड एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। सेकेंड इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स इज रेड ब्लड सेल्स। हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहला तो 45% इसका ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स 5 to 5.5 मिलियंस होते हैं। किसी हेल्दी पर्सन के अंदर 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी किससे कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हमारे शोल्डर और थाइज के बोन के बीच में, सेंटर में एक रेड बोन मैरो पाई जाती है जहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल्स का। और ये ख़त्म कहाँ होती है? स्प्लीन में। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है, स्प्लीन को, इसीलिए। एंड रेड, ये इस आरबीसी में मेनली न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फॉर्म्ड इन रेड ब्लड सेल, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और इसका शेप सर्कुलर ना होकर के बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव होने का मेन कारण क्या है? कि इसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना, और बाइकॉन्केव इसका स्ट्रक्चर इसको ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। एंड रेड ब्लड सेल्स, इनके पास एक हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब एरिथ्रोसाइट्स में मेनली हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ एंड ब्लड में प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका आ जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। हाँ,
और यही जो है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। 100 ml ऑफ ब्लड के 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है? ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, जो कि जो कि रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था। ल्यूकोसाइट भी एब्सेंट होता है, इस वजह से इसका कलर रेड नहीं होता है और इसकी संख्या रेड ब्लड सेल्स से कम होती है, लगभग 6000 से 8000। और ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं। आरबीसीज हमारी कितने दिन के लिए थी? 120 डेज, लगभग 4 महीने। उनका लाइफ स्पैन था, लेकिन ल्यूकोसाइट्स का लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है। और ल्यूकोसाइट्स 2 तरह की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मेनली ग्रेन्युलोसाइट्स वो हैं जो ग्रुप में पाई जाती हैं, एग्रीगेट फॉर्म में। ग्रेन्युलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट्स होगा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। मोस्ट अबाउंडेंट, इसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। मोस्ट अबाउंडेंट सेल्स अप टू 60 to 65%। अब इसका अलग अलग फंक्शन है, इसमें देख लीजिएगा। और फिर आते हैं हम लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स ही जो लिम्फोसाइट्स के 2 मेजर टाइप है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। दोनों लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे अगर जब हम एड्स पढ़ेंगे तो फिर उसमें देखेंगे कि इसका मेजर रोल क्या है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स का। मेनली ये हमारे बॉडी में जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो इंटर करता है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनको डिग्रेड करके हमें उनके बैड इफेक्ट से बचाते हैं। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये प्लेटलेट्स most of which are involved in the coagulation of clotting of blood। इसमें ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग के लिए मेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस तो उसमें पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और कुछ प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। पी से प्लाज्मा, पी से प्लेटलेट्स। कुछ सब्सटेंसेस प्लाज्मा में पाए जाते हैं हमारे कोगुलेशन के लिए, कुछ प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाता है किसी के बॉडी में तो सबसे पहले क्या दिक्कत आती है कि ब्लड उसका क्लॉट नहीं होता है कहीं भी अगर चोट लगने पे। अब सेकंड टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग, और एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। हम जानते हैं कि सबका ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन ये इंटरनली कई डिफरेंट होता है, हर किसी का ब्लड सेम नहीं होता। इसीलिए अगर ट्रांसप्लांट करते टाइम हम सबसे पहले ब्लड मैच किया जाता है। अदरवाइज अगर दो लोगों का ब्लड ना मैच किया और हमने वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो क्लॉट कर जाएगा और शरीर के अंदर उस इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल कैसे पहचानेंगे कि दो लोगों का ब्लड सेम है। इसको पहचानने के लिए हमने टर्म दे दिया है ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप एंड ओ टाइप। अब इन तीनों को एबीओ ग्रुपिंग भी कहते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले होता है एंटीजन। हम आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 4 लोग हैं घर में और 4 लोगों को 4 रूम डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज ए, सेकंड बी, ए बी एंड ओ, और ओ उसमें सबसे छोटा बच्चा है। और ए बी सेम एज के, ए एंड बी सेम एज के, ए बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अब ए एंड बी सेम एज के हैं तो इसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अक्सर होता है सेम एज के लोगों में। तो अगर
अगर जैसे कि ए अपने रूम में, दोनों में लड़ाई हुई है तो ए अपने रूम में बी को नहीं आने देगा और बी अपने रूम में ए को नहीं आने देगा। और पेरेंट्स तो अक्सर आते भी नहीं हैं। तो और लेकिन जो ओ है वो बदमाशी करके दोनों के रूम में, चाहे पेरेंट्स के रूम में, चाहे ए का रूम हो, चाहे बी का रूम है, सबके रूम में चला जाता है। तो सेम कंडीशन हमारे बॉडी में भी होती है। किसी भी आरबीसी में अगर ए एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। अगर बी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी। और अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ए बी एंटीजन है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएंगी। उसके अंदर कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। और अगर किसी का ब्लड, किसी की आरबीसी पे ओ एंटीजन पाया जाता है तो उसके लिए किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीबॉडीज उसके सबके लिए पाई जाती है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जिसका रहता है उसके अंदर सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। ओ को हम यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल डोनर। अब RH फैक्टर क्या है? बहुत पहले साइंटिस्ट ने RH एंटीजन निकाला था रीसस मंकी से। वो कई ह्यूमन बींग्स में ये पाया जाता है, किसी किसी में नहीं पाया जाता है। तो ये RH एंटीजन जिन जिन ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं। जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता है उन्हें RH निगेटिव कहते हैं। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम मदर का ब्लड RH पॉजिटिव है मान लीजिए और चाइल्ड का ब्लड RH निगेटिव है। कभी कभी फर्स्ट डिलीवरी के टाइम प्लेजेंटा के थ्रू दोनों डिफ्रेंशिएट रहते हैं। जो चाइल्ड का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है वो कभी कभी मदर के अंदर इंटर कर जाता है और मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो अगर सेकेंड बर्थ के टाइम अगर बेबी का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है तो उसमें जो बेबी होगा उस हो सकता है कि मदर की एंटीबॉडीज उसके ब्लड को डिग्रेड कर दे और उसको डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे जॉन्डिस की प्रॉब्लम आती है। उस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस भी कहा जाता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसको अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।